ससुर ने सिखाया अपनी चोरनी बहू को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुर ने सिखाया अपनी चोरनी बहू को सबक। अशोक जी 2 दिन से अपनी दांतों की तकलीफ से परेशान थे। अभी अभी अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के यहाँ से घर लौटे ही थे कि तभी रुक्मणी जी ने देखा बहू किचन में खाना बना रही थी। अपने पति की हालत के बारे में सोचकर रुक्मणी जी उठी और बहू के पास जाकर कहने लगी, बेटा क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतली सी मूंग दाल की खिचड़ी बना दोगी? तुम्हारे ससुर जी के दांतों में दर्द होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें नरम और मुलायम चीज खाने की सलाह दी है। अभी रोटी खाने में तुम्हारे ससुर जी को तकलीफ होगी। रुक्मणी जी ने बड़े सहमे लहजे में किचन में खाना बना रही अपनी बहू काजल से कहा। रुक्मणी जी की बात पर काजल अकड़ते हुए बोली, ओ बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे कोई रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हो। पतली सी खिचड़ी चाहिए बुढ़िया को। अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबका, जो मुँह उठाए चली आई फरमाइश करने। जा यहाँ से, अब मेरे सर पे मत नाचती रहे, मुझे बहुत काम है। बहू की बातें सुनकर रुक्मणी जी सहम सी जाती है और आंसू मोतों की तरह पलकों पे टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सिर झुकाए हुए अपने कमरे में आती है। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति अशोक जी को उनका मन पड़ने में देरी नहीं लगती और रुक्मणी जी के कुछ कहने से पहले ही वो पत्नी को अपने पास बैठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्लीपूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो रुक्मणी? साथमना तो इनकी ही भी है और जैसा व्यवहार यह लोग हमारे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार इनकी संतान कल इनके साथ करेगी। तुम देखो रुक्मणी, जब हम लोगों ने अपने माता पिता की दिन रात सेवा की तब भी हमें अपनी संतान की वजह से ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर यह लोग तो हमारी सेवा करना तो दूर, हमारे साथ कितना दूर व्यवहार करते हैं। तो सोचो उनकी संतान उनके संग कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। रुक्मणी जी बोली, आप छोड़िए इन लोगों को। अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत है। मैं खुद भी पकाकर खा सकती हूँ और आपको भी खिला सकती हूँ। बस ये डायन काजल ही मुझे किचन में पैर नहीं रखने देती, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाए, फिर मैं अपने लिए और गरम गरम खिचड़ी बनाकर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद काजल के कमरे में जाने के बाद रुक्मणी जी पति किशोर जी के लिए मूंग दाल की गर्मा गर्म पतली सी खिचड़ी बनाकर लाई और बड़े प्रेम से उन्हें खिलाया। रुक्मणी जी और अशोक जी के विवाह को लगभग 35 वर्ष पूरे होने को आए थे। जब रुक्मणी जी का विवाह अशोक जी से हुआ था तब वो सिर्फ 19 वर्ष की थी, बड़ी ही दुबली पतली, परंतु स्वभाव ऐसा कि सबको आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर का मन जीत लिया था। जहाँ रुक्मणी जी नटखट और चंचल स्वभाव की थी, वहीं दूसरी ओर अशोक जी हट्टे खट्टे स्वाभिमानी स्वभाव की व्यक्ति थे। अशोक जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद रुक्मणी जी ने प्यारे से बेटे विकास को जन्म दिया, जिसके आने से रुक्मणी जी और अशोक जी का परिवार जैसे पूरा हो गया था। परंतु दुर्भाग्यवश 30 वर्ष की उम्र में ही टीबी की बीमारी के चलते वो भगवान को प्यारा हो गया। विकास के जाने के साथ ही रुक्मणी जी और अशोक जी की हंसी खुशी कहीं गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर बसा लिए थे, परंतु यह उदासी के बादल छटे। रुक्मणी जी और अशोक जी ने दूसरे बेटे अनूप के जन्म से उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया। फिर अनूप ने जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया अनीता के आने से रुक्मणी जी और अशोक जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। अनीता के आते ही बड़े भाई अनूप और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों दंपति ने बड़े जतन और स्नेह से अपने घर को सींचा था। अशोक जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का
पहला खड़ा किया। दोनों ने बड़ी ही मेहनत करके अपना सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था। उनके लिए एक वो महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं रखी। दोनों बच्चे अनूप और अनीता की शिक्षा पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। रुक्मणी जी एक समझदार गृहिणी थी। पति की छोटी सी कमाई में तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। अनीता बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी, सुंदर, सुशील और थोड़ी सी नटखट। रुक्मणी जी और अशोक जी अनीता की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनीता की बीएससी होने के बाद ही एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर 7 महीने बाद ही अनीता का विवाह रोहित के साथ संपन्न हो गया। रुक्मणी जी और अशोक जी ने रोहित के रूप में दामाद नहीं, एक बेटा पाया था। रोहित बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। रुक्मणी जी और अशोक जी को अपने माता पिता के समान ही सम्मान दिया करते थे। रोहित रेलवे सरकारी में कर्मचारी थे, जिस कारण उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए वे लोग रुक्मणी जी और अशोक जी से मिलने बहुत ही कम आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्ष से बेटी गुड़िया अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। अनूप की प्राइवेट जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी पसंद के लड़के काजल से शादी कर ली। अनूप ने काजल की छवि अपने माता पिता के सामने ऐसे दिखाई, उसे रुक्मणी जी और अशोक जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। काजल के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके ही पड़ गए थे। जैसा नाम, उसके ही विपरीत उसका व्यक्तित्व था। कठोर, निर्दयी, बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात है, वो तो सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे रुक्मणी जी उसकी सास नहीं सौतन हो। आज भी काजल गुस्से में लाल पीली पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे अनूप ऑफिस से घर आया, उसने आते ही अनूप पर आंखें निकाल कर भगना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप मुझे क्या समझते हैं? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलाउद्दीन के चिराग से निकला हुआ जिन हूँ? जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ऐसे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुँच जाते हैं। अनूप भी फालतू कुत्ते की तरह तुम हिलाते हुए चुपचाप काजल की कड़वी बातें सुन रहा था। काजल बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि जान भी डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मालकिन हो। तुम्हें तो मैं अपने घर से रानी बनाकर रखूँगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊँगा। और यह देखो, रानी की वजह मुझे नौकरानी बना रखा है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूँ? आपका काम करूँ, आपके दो सपूतों को संभालूँ या उन दोनों बुढ़ों की सेवा करूँ या उनकी फरमाइश को पूरा करूं? अनूप डरते डरते कहता है, काजल तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम माँ से काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बिस्तर ही तो तोड़ती है दोनों बुढ़ा बुढ़ी। पति की बात सुनकर काजल फिर आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं जी, मुझे न उनका काम करना है और न ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहती हो? उनसे अपना काम करवा कर मैं अपना काम और बिगाड़ लूँ? मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं बता देती हूँ, या तो आप उन दोनों बुढ़ों की रसोई अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपनी मायके चली जाऊँगी, वो भी अकेले, फिर संभाल लेने अकेले आप अपने दोनों बेटों को और अपने बूढ़े माँ बाप को। अनूप बोला, शांत हो जाओ काजल, गुस्सा थूक दो मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ उन दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। काजल अनूप गुस्से में तिल मिलाते हुए रुक्मणी जी और अशोक जी के कमरे की तरफ जाते हैं। अनूप, जो अभी भीगी बिल्ली बनकर काजल की बातें सुन रहा था, जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है, अपने माता पिता के सामने शेर की तरह दहाड़े हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते हो काजल से?
क्यों इतना जलते हो? तुम दोनों की पसंद के लड़के से शादी कर लेता तब तो तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी बहुत खुश रहते ना, क्योंकि मैंने अपनी पसंद के लड़के को बहू बना कर ले आया, इसलिए बेचारे को टॉर्चर करते रहते हो। हर समय अनूप की बात सुनकर रुक्मणी जी और अशोक जी दंग रह जाते हैं और अशोक जी कहते हैं कि बेटा, ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहा है तू हम पर? तू तो हमारा इकलौता बेटा है, भला हम तुमसे और बहू से क्यों जलने लगे? इस पर रुक्मणी जी भी बोलती है, बेटा हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। सास की बात सुन काजल बोली, ओहो अनूप, देखो तो जरा तुम्हारे सामने ये कैसे शरीफ बन रहे हैं। बेचारे अनूप फिर से चिल्लाते हुए बोला, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या चाहिए तुम लोग दोनों को? बस अब मैंने निर्णय कर लिया कि कल तुम दोनों का अपना अपना चूल्हा अलग कर लो, फिर चाहे तुम खिचड़ी बनाओ, दलिया बनाओ, साग खाओ, रोटी खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन दोनों बुढ़ी माँ बाप जैसे भौचक्के रह जाते हैं। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई अनाथ हो, लावारिस हो। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक्मणी जी जो खुद को रोने से रोक नहीं पाती, रोते रोते बोलती है, बेटा तू होश में तो है कि क्या कह रहा है? इस उम्र में तो हम दोनों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है? हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर और तेरी परवरिश में, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? अनूप बोला, मैं कुछ नहीं जानता, कल से काजल तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम दोनों का खर्चा ही क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, काजल अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन, पुराना छोटा वाला गैस का चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना, बात का बाद में देखा जाएगा। अनूप अपने बूढ़ी माँ बाप को अपना फरमान सुनाकर पत्नी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए उसके बूढ़े माँ बाप, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग, हर इच्छा पूरी की थी, उसे हर खुशी देने की कोशिश की थी जो हर मध्य वर्गीय माता पिता की तरफ से अपनी औलाद को दी जाती है। काजल ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान दोनों के कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाते, पर इसमें भी काजल को सुकून कहाँ था। वो अब भी रुक्मणी जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन रुक्मणी जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी काजल भी अपने धुले कपड़े की बाल्टी लेकर आई और रुक्मणी जी के धुले कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैं भी कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल लेगी तो मैं अपने कपड़े तेरे सर पे डालूंगी। कपड़े रखते हुए गिराते हुए कपड़े फिर से उठा लिया और वापस धोकर इस बार छत पे सुखाने के लिए चले गई, क्योंकि वह एक समझदार महिला थी, इसलिए जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं है। अगले दिन बाहर आंगन में बनी हुई टंकी पर रुक्मणी जी अपने जूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो काजल फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुढ़िया, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू मेरे बाद धोना। बहू की बात पर रुक्मणी जी बोली, बहू तुम तो अपने किचन में सिंक में भी बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दो। सास की बात पे काजल मुँह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ बुढ़ी कि तेरे इशारों पर नाचूं, जो तू बोले वही करूँ, जहाँ तू बोले वहाँ बर्तन धो। बहू की बात सुनकर रुक्मणी जी एक बार फिर से गुस्से का घूंट पीकर रह गई। काजल भी अक्सर ऐसा ही करती, वो हर काम में रुक्मणी जी की नकल करती। अगर रुक्मणी जी कपड़े धोती तो वो भी अपने कपड़े धोने लगती, वो बर्तन धोती तो काजल भी ऐसा ही करती, जैसे मानो उसका सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। काजल को यह सब करने में क्या मज़ा आता था।
काजल के द्वारा दिए गए खाने का सामान भी अब खत्म हो गया था। रुक्मणी जी अपने पति से बोली, देखना जी सारे डब्बे खाली हो गए हैं। काजल ने और सामान दिया और ना ही अनूप ने सामान के लिए पैसे। इस पे अशोक जी कहते हैं, रुक्मणी यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वो हमें अलग ही क्यों करते। रुक्मणी जी बोली, परंतु अनूप ने कहा था कि वो हमें खर्चे के लिए पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि सारा सामान खत्म हो गया है, फिर वो हमें पैसे दे दे या सामान। अशोक जी बोले, ठीक है तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। रुक्मणी जी अनूप के ऑफिस के आने के बाद उसे अपनी सारी परिस्थिति बताते हुए कहती है, बेटा हमारा सारा सामान खत्म हो गया है, सारे डब्बे खाली हो गए हैं, या तो तू काजल से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े से पैसे दे दे तो मैं खुद सामान खरीद लाऊंगी। माँ की बात सुनकर अनूप अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी ठकार गए तुम दोनों, इतना सारा सामान समझ गया मैं, तुम्हारी चालाकी, तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए मौज मस्ती करने के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अय्याशी के लिए फालतू पैसे नहीं है, और न ही काजल अब तुम्हें किचन में से एक चावल का दाना भी देगी। अब मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, देख नहीं रही, चैन से सांस तो लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतने दो टुक वचन सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाई और बेटे की जिल्लत भरी बातें सुनकर उनकी दो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते हुए कमरे में वापस गई और अशोक जी को सारी बात बताई। अशोक जी ने पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया और उनको तसल्ली दी और कहा कि अभी तुम्हारा पति जीवित है। रुक्मणी जी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें संतान की वजह से नहीं रोने दूंगा और न ही भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ और आराम से, मैं कल कुछ काम करता हूँ। रुक्मणी जी बोली, परंतु आप क्या करो कि आपकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती है। पर रुक्मणी जी जब जीवित है ऐसे भूखे ही तो नहीं मर सकते ना। देखता हूँ बाहर जाके कुछ न कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कुछ मजदूरी क्यों न करनी पड़े। अशोक जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गए। सुबह में अब दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी अशोक जी किसी काम की तलाश में दो पैसे कमाने की आशा लिए घर से निकल पड़ते हैं। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आते कहाँ तक साथ दे पाती। मोहल्ले की गली पार करते ही वह कमजोरी की वजह से चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उसको देखते तो उठाकर घर छोड़ जाते हैं और रुक्मणी जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। रुक्मणी जी पति को ऐसी बेसो हालत में देखकर एकदम घबरा जाते हैं। अशोक जी को लेटा कर सबसे पहले पानी पिलाती और रोते रोते कहती है, मैंने मना किया था आपको, फिर मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी आपने। अगर आज आपको कुछ हो जाता, इतना कहकर वो और ज़्यादा रोने लगती हैं। अशोक जी इस समय कुछ नहीं बोलते हैं कि हालत में नहीं थे। फिर रुक्मणी जी अपने आप को कुछ संभालते हुए कहती, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी देर में तबीयत आपकी संभल जाएगी तो मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक में से ले चलती हूँ। अग्रवाल जी का बेटा डॉक्टर है, बड़ा ही आदर सम्मान करता है वो आपका, आपसे थोड़ी दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद अशोक जी को सहारा देकर पड़ोस की क्लिनिक में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहता है, चाचा जी को दवाई की ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छे खान पान की ज़रूरत है। दांत न होने की वजह से खाने अच्छा से नहीं खा पाते हैं, इसलिए कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत की कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, फिर आप उनके दांत लगवा दीजिए ताकि वो अच्छे से खाना खा पाए। रुक्मणी जी अनूप के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसे की भीख मांग रही थी, परंतु अनूप जरा भी दया नहीं खाता है, पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। और उस दिन अपनी बीमारी बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पे निकल जाता है।
संयोगवश उसी दिन अनूप के जाने के बाद भगवान मसीहा बनाकर अनीता और रोहित को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद रुक्मणी जी और अशोक जी से मिलने आ रहे थे। गुड़िया भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी ही उत्साहित थी, परंतु खुशी खुशी जैसे ही वे लोग रुक्मणी जी और अशोक जी के कमरे में जाते हैं, बीमार भूख से तड़पते हुए अपने माता पिता को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अनीता की तो जैसे रूह कांप जाती है। गुड़िया भी लगभग भागकर नानी के गले लगकर रो पड़ती है। रुक्मणी जी और अशोक जी भी बेटे और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और सारी स्थिति का वर्णन करते हैं। अनीता और रोहित को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर अनूप और काजल इस समय उनके सामने होती तो वो लोग उनका मार मार के भर्ता बना देते। अनीता और रोहित इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि अनूप और काजल के ट्रिप पर वापस आने से पहले ही अपने माँ बाबू जी के रुक्मणी जनरल स्टोर के नाम से इनको विश्राम कक्ष के सामने ही एक छोटा सा सेटअप लगवाकर जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि रुक्मणी जी और अशोक जी का समय भी बच जाए। उनको पाई पाई के लिए बेटे बहू के आगे हाथ भी न फैलाने पड़े। माँ और बाबूजी का ख्याल रखने को बोल वे लोग चले जाते हैं। जैसे ही अनूप और काजल ट्रिप से वापस आते हैं तो रुक्मणी जनरल स्टोर को देखकर दोनों हक्के पक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि यह मदद अनीता और रोहित के सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता। काजल, जो कि हर काम में अपनी सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर अपने पैर पटकते हुए पति से कहती है, देखा बुढ़ा बुढ़ी में अब भी कितना दम है। हम ट्रिप पे गए थे तब दोनों बीमारी का कैसे नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोल कर बैठ गए। जब यह बुढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी आप ऐसे ही सेटअप सेम दुकान खुलवा कर दो। उसकी जिद के आगे अनूप भी हार जाता है और उसको ठीक अपने माता पिता की दुकान के सामने ही काजल जनरल स्टोर के नाम से दुकान खुलवा देता है। काजल का दुकान खुलते ही फिर से रुक्मणी जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक रुक्मणी जी की दुकान की तरफ आते, बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी, आप मेरी दुकान पे आइए, एक से एक बढ़कर अच्छी क्वालिटी के एकदम साफ सुथरे सामान रखती हूँ। वो सामने वाली दुकान पर तो सारा सामान नकली मिलता है, आप यहाँ मेरी दुकान पे आइए, देखिए सारी वैरायटीज उपलब्ध है। दाल चावल मेवा मसाले सब A1 क्वालिटी के मिलते हैं। आपको ऐसी ही चालाकी करके काजल सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती है। उधर रुक्मणी जी और अशोक जी को नुकसान होने लगता है, क्योंकि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक सब काजल की दुकान पे आने लगते थे। उधर काजल अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छी इनकम की खुशी मनाने लगी थी, परंतु पिछले मोहल्ले की जो कांता काजल की दुकान से एक दिन पहले ही सिर धोने के लिए शैम्पू लेकर गई थी, वह गुस्से से लाल हुई, वापस काजल की दुकान पे पहुंची और गुस्से में बोली, लाल होते हुए बोली, ओह काजल मैडम, देख देखती दुकान पर खेदा हुआ शैम्पू कैसे सिर का क्या हाल कर डाला। देख आंखें फाड़ कर मेरे कितने बाल झाड़ दिए एक ही रात में। मेरे इस शैम्पू ने गंजा बना दिया मुझे। काजल बोली, इसमें मैं अपनी दुकान पे एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ, ये साइड इफ़ेक्ट आपको किसी और चीज़ का हुआ होगा। कांता बोली, अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर्ड सामान बेचती हो, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख तो अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हूँ। पायल इतनी अनोखी, आओ आओ यहाँ आओ, देखो भाई यह सब लोग देखो इस काजल की सीना चोरी। कांता की आवाज़ सुन सभी लोग काजल की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं और कई और लेडीज़ भी काजल के सामान की शिकायत करती है। किसी के मुंह पर काजल की दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे निकल आते हैं तो किसी के बाल काले होने की जगह सफ़ेद हो जाते हैं। सारी लेडीज़ अपनी अपनी शिकायतें लेकर काजल पे चिल्ला पड़ती हैं।
और सभी लेडीज उससे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती है। काजल इतनी सारी लेडीज को एक साथ देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि चोर की ढाड़ी में तिनका जो होता है वह सच में कम दाम में ज़्यादा लाभ कमा उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाते थे, जबकि रुक्मणी जी और अशोक जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से रुक्मणी जी जनरल स्टोर की सामान खरीदने लगते हैं। उधर काजल की दुकान पे अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं आता था, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ा लिए थे जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते। वो फिर बेचारा समूह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के बारे में उधार मांगने आते हैं। अशोक जी रुक्मणी जी को मना करते हैं, परंतु रुक्मणी जी उनकी रोनी सूरत देख कर पिघल जाती है और पैसे दे देती है। लेकिन जब काजल 10-15 दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाती तो रुक्मणी जी उससे पैसे मांगते हुए कहती है, बहू तूने तो 10 दिन के बाद में पैसे लिए थे, 20 दिन गुजर चुके हैं, दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, ला पैसे दे दे। रुक्मणी जी बड़े आशा भरे स्वर में काजल से बोलती है तो काजल नाक मुंह बनाकर बोलती है, बुढ़िया तूने भी तो हद कर दी, मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ। एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से मुझसे बार बार पैसे मांगती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही, मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। लेकिन बहू तू बोल रही थी कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ, मैंने कब मांगे, 10 दिन के वादे के लिए थे, आज 20 दिन हो चुके हैं, पहली बार आई हूँ तुमसे पैसे मांगने, आज भी तूने 100 बातें सुना डाली। ओह बुढ़िया तेरे तो ज़्यादा पर निकल आए हैं, इतना बोल कर आ गया था, मुझे जरा से काम चलने लगा तो अरे मेरी आह लगेगी तुझे बुढ़िया, तू कभी भूलेगी बेटा। और बहू कभी पूछते नहीं, कभी पैसे नहीं देते, अब हमारे पैसे भी लेकर वापस देने का नाम नहीं लेते, ऐसा कब तक चलेगा जी। रुक्मणी जी ने खाना बनाते हुए अपने पति से कहा तो अशोक जी बोले, ये आजकल के संतानें ऐसे ही है, तो सोचो आगे इनकी संतानें कैसे होंगे जैसा यह लोग हमारे साथ कर सकते हैं, इनको तो फिर भगवान ही मालिक है। और अब अगर तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूँगी। चलो अब खाना खाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ पूजा पाठ कर रोज की तरह मनीष जी और अशोक जी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं दुकान के आगे बहुत गंदगी वाला कूड़ा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब यह देखा तो उल्टी होने को आ गई। दोनों ने बहुत मुश्किलों के साथ गंदगी साफ की, धुआं और धूप बत्ती जलाई, तब कहीं जाकर कुछ मन ठीक हुआ। उसके बाद काजल ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूरने जा रही थी, क्योंकि दुकान के बाहर गंदगी डालने का काम उसी ने किया था। काजल हमेशा अपने सास ससुर को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने देती थी। उसके साथ पागलों वाली हरकतें किया करते थे जिससे उनका दिमाग खराब होता रहता था, लेकिन बहू के साथ ज़्यादा मुंह नहीं मारते थे। दोनों दंपति ने दुकान के सामान के लिए कुछ रकम इकट्ठा कर ली थी और कुछ बहू से लेकर सामान लाने की योजना बना रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में फिर रुक्मणी जी ने काजल से अपने पैसे के लिए कहा, बहू आज तो पैसे दे दो, हमें कल सामान लाना है। इतना सुन काजल फट पड़ी और गुस्से से लाल सांस पे भर के जा रही थी। रुक्मणी जी को फिर गुस्सा आ गया, मैंने अपने पैसे मांगकर कौन सा पाप कर दिया जो तू इतना तड़क रही है। उन दोनों की आवाज़ सुन अशोक जी भी कमरे से बाहर आ गए। बहू थोड़ी भी तो लाज शर्म के कर लिया करो, तेरी सास है, वो सास भी तो माँ ही होती है। अशोक जी ने काजल को समझाते हुए कहा तो काजल और ज़्यादा भड़क गई। माँ अरे यह माँ नहीं डायन है, डायन जो अपने बेटे बहू को जरा सा पैसा देकर ही मांगने आ जाती है। इतना सुन अशोक जी क्रोधित हो उठे और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर उन्होंने कमरे में लेकर चले गए। इतने में अनूप भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगा, अब क्या हो गया भाग्यवान। काजल मैं पटकते हुए कमरे में चले गए
उसके पीछे पीछे अनूप भी कमरे में चला गया। उधर अशोक जी रुक्मणी जी से कहते हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि बस आज कोई अनर्थ ही हो जाता। देवी समान सास को भी ढाइन बोल रही थी। आज तो मेरा हाथ ही उठ जाता। अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए। यह तो बहुत ही बदतमीज लड़की है। इसे बड़ों के सम्मान का भी कोई लिहाज नहीं है। चलो मैंने खाना बना दिया है, खा लो। आप क्यों, तुम खाना नहीं खा रही हो क्या? नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया था जो तुम्हें भूख नहीं है? तुम मेरे साथ खाओगे तो मैं खाऊंगा। और सुबह सामान लाने बाजार भी जाना है। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। अच्छा जी, यह बताओ तुम किस टाइम खाना खाओगे? अरे ठीक है जी, खा लेती हूँ। दोनों खाते हैं और बहू की हरकत को नज़रअंदाज करके सो जाते हैं। उधर अनूप खाना बना करके खा के सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे। काजल बैठी हुई सोच में डूबी थी। अरे क्या सोच रही हो सोना? कुछ नहीं, अभी सो रही हूँ। तुम भी सो जाओ। अनूप सो जाता है। काजल ताना बाना बुनती रहती है। बुड्ढों को सबक सिखाकर रहूंगी मैं। बहुत हिकड़ी आ गई है दोनों के अंदर। जब से इसका काम चला है तब से और ज़्यादा घमंड आ गया है इनका। घमंड चूट चूट ना किया तो मेरा नाम भी काजल नहीं। वो रात भर इसी फिराक में थी कि कब सास ससुर सो जाए और कब उसके पैसे साफ करूँ। रात के 2 बज चुके थे। उसे अपनी खुराफाती में कभी कमरे से बाहर आती तो कभी अंदर जाती। फिर बाहर गई। सास ससुर के कमरे में छुपके झांक कर देखा तो दोनों नींद में जो घाट मार रहे थे। वे धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई जिसमें रुक्मणी जी ने सामान लाने के लिए 10,000 रखे हुए थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली। उसे कुछ भी नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए ससुर जी पर भी था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे होंगे पैसे? बड़ी चालाकी है बुढ़िया। वो अपने मन में सोचे जा रही थी तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगे एक थैले पे पड़ती है। हो न हो बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे। यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो इसमें भी चेक करती हूँ। तभी अशोक जी करवट लेते हैं तो काजल घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता हुआ देख फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में से पैसे जैसे ही हाथ डालती है तो उनके अंदर एक और थैला होता है। वो उसे बाहर निकालती है और चेक करती तो उसमें 10,000 रकम रखा हुआ देखकर उसकी आंखें चमक आती है। वे पैसे देख इतनी उत्साहित होती है कि वो थैला ले धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का सांप में मर गया और लाठी भी न टूटी। सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में वह पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पे पलटी मार कर आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह रुक्मणी जी अशोक जी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ नाश्ता करके जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें थैला ना पाकर घबरा जाते हैं। थैले को बार बार चेक करते हैं। उसे अलट पलट कर देखे जा रही थी। दोनों पसीने से तर हो चुकी थी। बुढ़ी हब्बू ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वो रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आ गया था। मेरे सामने ही तो रखे थे रुक्मणी तुमने इसमें पैसे, फिर कहाँ गए? किसने उठा लिए? अशोक जी ने घबराते हुए कहा। कहाँ जाएंगे? यह काम काजल के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर चकान के आने से तो रही नहीं। रात उसके साथ कहा सुनी हो गई थी, देखा नहीं। यह तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी हो तो क्या वो पैसे नहीं चुरा सकती? रुक्मणी जी ने माथे पे बल डालते हुए कहा तो अशोक जी बोले, तुम ठीक कह रही हो न हो यह बहू का ही काम है, लेकिन उसकी तलाशी कैसे ले? अब तो अनूप भी जागने वाला होगा। काजल तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारी मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतना कह दोनों अनूप के कमरे में चले जाते हैं। अनूप जाग गया होता है। जानवी सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देख अनूप हैरान रह जाता है। क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? क्या बेटे बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो? हमें तो शर्म है, लेकिन तेरी पत्नी को शर्म नहीं है जो रात में चोरी करती
फिरती है। अशोक जी ने कहा तो अनूप चिल्ला उठा, जवान संभाल कर बात करो, होश में हो, क्या बोल रहे हो? अनूप की तेज आवाज़ सुन काजल और बच्चे भी उठ जाते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ? सुबह सुबह ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू इतनी भोली मत बनो, हमें सब पता है। रुक्मणी जी बोली तो काजल तड़क कर बोले, क्या पता है तुम्हें? तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, निकाल हमारे पैसे। इतना सुन काजल गुस्से में भड़क जाती है और सास पे हाथ उठाने वाली ही होती है तो अशोक जी उसका हाथ पकड़ लेता है। उठाकर दिखा जरा। हाथ अशोक जी गुस्से में बोलता है तो अनूप को गुस्सा आ जाता है। कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? बूढ़ी, एक तो झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार भी कर रहे हो, तो फिर तू तलाशी दिलवाना अपने कमरे की। अगर झूठा इल्ज़ाम है तो अनूप इतना इंट नहीं था कि उनकी पत्नी चोरी भी कर सकता है। उसने घर में बोल दिया, ले लो तलाशी, दो अपनी मन की। अगर न मिले पैसे तो फिर देखना तुम दोनों बुड्ढों के संग में क्या करता हूँ, फिर तुम्हारे खैर नहीं। इतना सुन काजल तो अलमारी के सामने खड़ी होकर अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे रही थी। अनूप कहता है कि जब तुमने चोरी ही नहीं की तो लेने दो उनको तलाशी। काजल अलमारी के सामने ही अड़ी रही तो अनूप ने उसे पकड़ के अपने पास खींच लिया। काजल बोलती रही उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अनूप ने उसे पकड़ रखा और बोला, ले लो तलाशी। जैसे अशोक अलमारी में घुसे तो वही थैला कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। उसे देखते ही काजल की आंखें शर्म से झुक जाती है और अनूप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो काजल की तरफ देखता है तो काजल खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। यह क्या है बेटा? रुक्मणी जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब यह क्या है? अशोक जी बोले तो अनूप को गुस्सा आ गया और अपने माता पिता पर ही भड़क उठा। तुम दोनों बुड्ढों ही इसका दिमाग खराब करके रखती हो और ज़रूरी थोड़ी है इसने रखा हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना थैला छिपा दिया हो। अपने पति के मुंह से यह सब सुनकर काजल में एक बिल्कुल खून और बढ़ गया। हाँ जी, यह दोनों ही रात में मुझे कुछ न कुछ सुना रहे थे। रुक्मणी जी और अशोक जी गुस्से में देखते रहते हैं तो अनूप बोला, अब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? निकलो मेरे कमरे से। अनूप के कुट वचन सुन दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आते हैं। सभी 5 मिनट के बाद अचानक अनूप और काजल पे डंडे का प्रहार होता है। निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से। अशोक जी और रुक्मणी जी गुस्से में लाल अनूप और काजल को डंडे बजाए जाते हैं। हमें ही हमारे घर से निकालोगे? मैं बताता हूँ तुम्हें। अशोक जी अनूप की और रुक्मणी जी काजल के डंडे बजाते हुए बोलती जा रहे थे, कपूर, तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारा खर्चा ना उठाते हो, हमारी सेवा करते हो, और जो हम बुढ़ापे में खुद को 2 रोटी कमाकर चैन के खाना चाहते हैं तो उसे भी नहीं खाने देते हो। बेटा बहू होते हुए भी हमें अपनी बूढ़ी हड्डियों को घिस कर दिन रात मेहनत करने पर पाई जमा करते हैं, यह भी चुरा लेते हो। आज हम निकालेंगे तुम्हारी हेकड़ी। आई अम्मा, आई बाबूजी। दोनों को मुंह से निकल रहा था। दोनों ने डंडा पकड़ना भी चाहा तो दोनों पर भी डंडा बजा दिया और बजाते बजाते घर के बाहर ले गए। बहुत शौक है न तुम्हें घर में काम में सास की बराबरी करने की, अब कर बराबरी। रुक्मणी जी ने दांत खींचते हुए कहा, तुझे भी बहुत शौक है न पत्नी की हर गलत बात को हवा देने के, अब दे हवा। बात को हवा, हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी खुद अपने पैसों से बनवाओ और दफ़ा हो जाओ हमारे इस घर से। अशोक जी और रुक्मणी जी पूरे गुस्से में थे। आज जब वो गुस्सा पीते आए थे, आज वे सब बाहर आ चुका था। घर के बाहर निकलने पर दोनों की सारी हेगड़े निकाल गए। आंखों के आगे तारे टूट गए कि आज तो अपने आप आ गए। दोनों माँ बाप, हम कहाँ जाएंगे? किराए तक का हिसाब नहीं है मेरे पास, कैसे पूरा करेंगे? यह सब उन्होंने उन 2 पलों के अंदर मार खाते खाते ही सोच लिया था। दोनों माता पिता के चरणों में गिरकर उनके
चरण पकड़ लिए और रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। अशोक जी, जो पहले ही गुस्से में भरे हुए थे, बोले, अब कोई माफ़ी नहीं है। अब अपने एक पल तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमने भी लाड़ प्यार में तुम्हें बिगाड़ कर अपने सर पे बैठा लिया था, लेकिन अब बस बहुत हो गया। एक घर में हम बुढ़ो 2 रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले, हमारे इलाज खर्च नहीं उठाए, एक पैसा नहीं दिया गया। हमने अपना काम कर लिया। अब तक भी कुछ नहीं बोले। बहू ने दिन रात रुक्मणी को परेशान करके रखा, तभी कुछ नहीं बोले, लेकिन किसी बात की हद होती है। अब वो हद पूरी हो चुकी है। बस 1 मिनट में पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वालों को बोल दूंगा। हम बुड्ढों को जलाना चाहते हैं। अनूप रोते हुए बोला, लेकिन पापा जी, हम कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता। कहीं भी जाकर मरो, हमें चैन से जीने दो। अशोक जी ने उन्हें घर के सामान लेने के लिए आधा घंटा दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना ज़रूरी सामान बांधा और बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। फिर भी दोनों अशोक जी के प्रिय दोस्त रामू जी के घर जाकर अनूप ने पिता से बात करने की सिफारिश की। उनके आगे रोए गिड़गिड़ाए आए। उन्होंने अशोक जी को फ़ोन किया, लेकिन अशोक जी बस 10 से मस ना हुए। देख रामू, तेरी सारी बात मान लूँगा, बस यह मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बच्ची कुछ सास, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। उन्हें गुस्से में देखा। उनकी बातों से सहमत रामू जी ने भी उनको मना कर दिया। अब दोनों तर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई के इस दौर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पे रहते हुए 5 साल गुजर चुके थे। दोनों ने बहुत झगड़े होते हैं। दोनों के बच्चे भी अब होश संभाल रहे थे। अब वो वही कहानी उनके बच्चों उनके साथ दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। उधर अशोक जी और रुक्मणी जी चैन से अपना जीवन जीने में व्यस्त थे। उन्होंने घर से थोड़ी सी दूर पे एक बड़ी सी दुकान खरीद ली थी, जो आसपास के इलाकों में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, बहुत चैन और सुकून से अपना जीवन काट रहे थे। जब उसने कोई सवाल करता कि आपने अपने बेटे और बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो बड़े गर्व से बोलते, जब बच्चे बड़े बूढ़े माँ बाप पर अत्याचार करके उन्हें घर से निकाल सकते हैं तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे, उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे हैं। ऐसी संतान के साथ रहने से क्या फ़ायदा, जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख न मिल पाया। उनकी बातों की सब सराहना करते थे और सब उनसे सलाह लेने के लिए घर आने लगे थे। तो दोस्तों, आपने बहू बेटी को सबक सिखाने के लिए अशोक जी और रुक्मणी जी ने जो ठोस कदम उठाया, वही सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब कहानी को पूरा देखने और दिल से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।